हेलो, नमस्कार। आज फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल फिजियो मैनुअल रिहेबिलिटेशन में। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोग को अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूं ताकि आप हेल्दी रहें, ऑलवेज अच्छे से रहें और अपने अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से आप जी सकें, स्वस्थ होके अपने और अपने फैमिली का और नेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकें। सो अगर इसमें मेरा कुछ भी अगर हेल्प आपके लिए अगर हेल्पिंग हो पा रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सो आज मैं एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक अगेन लेके आपके सामने खड़ा हूँ। द टॉपिक इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ये बेसिकली हमारे बॉडी पार्ट में 3 जगह मोस्ट कॉमन पाया जाता है। फर्स्ट हो गया आपका नी ज्वाइंट में, सेकेंड हो गया आपके स्पाइन में, दैट इज ओवर द फेसेंट ज्वाइंट, और थर्ड होता है आपके फिंगर्स के ज्वाइंट में। सो बेसिकली 3 साइड पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारा पाया जाता है, बस जो मोस्ट कॉमनेस्ट है दैट इज इन द नी ज्वाइंट। वैसे तो आर्थराइटिस मोर देन 100 टाइप्स के होते हैं, बट आज हम लोग एक कॉमन टाइप को डील कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप नी में इट कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। द अपर वन इज द फीमर, ऊपर वाले बोन को हम फीमर करते हैं और नीचे वाले बोन को टिबिया और फिबुला करते हैं। ओके, जो थिक बोन है इस टिबिया एंड दिस इज द फिबुला। इसके आगे एक कटोरे के लायक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज पटेला। तो अब इसमें होता क्या है, जो आपका फीमर है इसके लोअर पार्ट में यहाँ पे जो एंड पार्ट होता है वहां पे कार्टिलेज होते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हमारा घिस जाता है जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं या हमारा एजिंग प्रोसेस हो रहा है, हम अपना एज हमारा इंक्रीज कर रहा है। सो इन दैट केस हमारा जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, उसका इरोजन हो जाता है। तो आपका जो स्मूथनिंग फंक्शन था नी ज्वाइंट का वो अगेन यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही साथ ज्वाइंट में आपके यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होते हैं जिसका काम होता है ज्वाइंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और उसको हेल्दी रखना, साथ ही साथ स्मूथ मूवमेंट हो सके नी ज्वाइंट का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सो इन दैट केस ग्रेजुअली साइनोवियल फ्लूइड का लॉस होता है और उसके बाद जो आपके बोन के एंड पे कार्टिलेज होते हैं उसका डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट का मेन कंप्लेंट क्या होता है इस केस में, उसको उठने बैठने में पेन होता है, उसको कड़कड़ की आवाज फील होगी कि मैं उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ तो ज्वाइंट से कड़कड़ की आवाज हो रही है, ज्वाइंट के आसपास स्वेलिंग आ जाता है। ड्यू टू पेन अगर पेशेंट अपने नी का ज्यादा यूज नहीं कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसका जो मसल्स है बेसिकली आपके नी ज्वाइंट के सराउंडिंग में बहुत सारे मसल्स होते हैं वो थोड़ा वीक पड़ जाते हैं। मेडिकल टर्म में कहते हैं कि उसकी एट्रोफी हो गई। तो एक मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं, सो थाई के आगे के पार्ट में हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल्स होता है, बैक साइड में हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है, साइड में एबडक्टर दैट इज ग्लूटियस मीडियस हो गया, ये आपको आईटी बैंड हो गया, इनसाइड ऑफ द थाई आपको एडक्टर मसल्स होते हैं। सो एक ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो कि आपके नी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। सो अगर ऐसा कुछ भी फैक्टर होता है ड्यू टू पेन या स्वेलिंग, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो मसल्स का बल्क होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है। सपोज अगर किसी पेशेंट का राइट साइड में आर्थराइटिस है, सो आप देख सकते हैं कि आपका सम टाइम जो राइट साइड का जो थाई का जो बल्क होगा वो लेफ्ट के कंपेयर में थोड़ा कम दिखाई देगा। ओके, सो अब आते हैं इसके कॉमनेस्ट फैक्टर क्या है। एक तो माना गया कि एजिंग प्रोसेस, लोग पहले मानते थे कि जैसे ओल्ड एज होता है ये बुढ़ापे की बीमारी है, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जो हम लोग क्लिनिकली फाइंड आउट कर रहे हैं कि कम एज में भी लोग का हड्डी घिस जा रहा है, जो कार्टिलेज है डैमेज हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। ओके, सो कुछ कॉमन फैक्टर हो गया, जैसे आपका बॉडी वेट कैसा है। अगर आपका बॉडी वेट काफी ज्यादा होगा, आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ज्वाइंट के ऊपर में एक आपका कंप्रेसिव फोर्स काम करेगा। तो जितना ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स काम करेगा उतना ही ज्यादा कार्टिलेज को डैमेज करेगा। ओके, आप देख सकते हैं दिस इज द फीमर एंड दिस इज द टिबिया। तो जो आप नी बेंड करते हैं तो कुछ इस तरह से मोशन होता है, ये बोन आपका रोल भी करता है और ये बोन आपका स्लाइड भी करता है। ओके, अगर आप लोअर पार्ट को बेंड कर रहे हैं तो उस केस में टिबिया आपका ऐसे मूव करता है लाइक दिस। सो यहीं पे कार्टिलेज होता है, जो एंड पार्ट होता है दिस इज द कार्टिलेज सेक्शन। तो अगर ये आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ है, तो बड़ा स्मूथली आपका बोन अभी मूव कर पा रहा है। लेकिन जब ये पार्ट बिल्कुल इरोजन होगा तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर खुरदरा टाइप का ऐसा होगा, उस केस में क्या होता है फिर कटकट की या कड़कड़ की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो वो इंडिकेट करता है कि अब उस बंदे का, उस पेशेंट का जो हड्डी है वो घिस चुका है या घिसना स्टार्ट हो चुका है। ओके,
अब डिपेंड करता है कि कितना इसको हम अर्ली स्टेज में प्रिवेंट कर सकते हैं, या कुछ हम ऐसा एक्सरसाइज डेली प्लान करें कि हमारा काफी लॉन्ग स्टेज में जाके हमारा हड्डी केस है। ये केस चूंकि आपका डिजेनरेटिव टाइप का होगा तो इसको हम कंप्लीट रोक तो नहीं सकते हैं, बट हम इसको डिले कर सकते हैं कि जो हमारा 30 साल या 40 साल में खराब हो रहा है, ये अगले 50-60 साल के बाद हमारा जो है डैमेज होना स्टार्ट होगा। ओके, सो कुछ कॉमन फैक्टर हो गया, मैंने बताया ओवरवेट होना। बट कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका वेट काफी कम होता है, स्टिल दे हैव टू सफर फ्रॉम द ऑस्टियोआर्थराइटिस। तब वो पेशेंट हमसे सवाल करते हैं कि सर मेरा तो वेट ज्यादा नहीं है, तो मेरा तो ज्यादा वेट नहीं पड़ रहा है घुटने पे, फिर हमारा हड्डी क्यों घिस गया? तो वहां पे सेम फैक्टर हो गया, क्योंकि आपके नी के आसपास बहुत सारे जो मसल्स होते हैं, सो उठने बैठने में मैक्सिमम जो सारा वेट है या स्ट्रेन है वो पहले मसल्स लेते हैं, उसके बाद मसल्स के बाद ज्वाइंट पे वो वेट ट्रांसफर होता है। सो ऑन एवरेज हम मान सकते हैं कि 60-70% जो वेट आपका मसल्स बेयर करता है, और उसके बाद जो लास्ट 30% है वो ज्वाइंट पे जाता है। अब अगर कोई पतला दुबला इंसान है, काफी लीन एंड थीन है, उसका मसल्स मास काफी कम होगा, उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वेट उसका ज्वाइंट पे डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। अब इस ऐसे कंडीशन में अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है, सपोज वो लेबरर है, उठने बैठने वाला काम करना है, भारी सामान उठाना है, या रॉन्ग पोस्चर में बैठ रहा है, लगातार घुटना बेंड करके कहीं बैठ रहा है, स्टूडेंट है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये सारे फैक्टर होते हैं जो कि कार्टिलेज को और डैमेज करने में उसको हेल्प करते हैं। ओके, तो आज का जो लाइफ स्टाइल है, हम फर्नीचर कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका चेयर, आपका सोफा सेट या आपका बेड कुछ उसका हाइट अगर काफी कम होगा, सो इन दैट केस क्या होगा, आप अगर बैठ रहे हैं सो आपका नी एटलीस्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए। लेकिन सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप देख सकते हैं जिस स्टूल का हाइट कितना कम है, अब इस पर अगर मैं बैठता हूं तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो नी है मोर देन 90 डिग्री बेंड कर जा रहा है। अब इस केस में क्या है, जब मैं खड़ा हो रहा कोशिश कर रहा हूं तो मैं इजिली खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। ओके, सो मुझे सपोर्ट लेके ऐसे थोड़ा हाथ का वेट लेके मुझे खड़ा होना होता है, क्योंकि इस केस में जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा आपका, उतना ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे काम करता है। ओके, सो घर में आपका फर्नीचर कैसा है, ये काफी कुछ हद तक मैटर करता है। तो अगर आप रॉन्ग फर्नीचर का यूज कर रहे हैं, आपका हाइट काफी ज्यादा है, लेकिन आप कम हाइट का फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बेड हो या सोफा हो या चेयर हो या छोटा स्टूल हो, इस केस में जब भी आप खड़े होंगे, सो हमेशा आपका बॉडी वेट का एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ज्यादा वेट आपके नी ज्वाइंट पे पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में अगेन कार्टिलेज आपका इस तरह से वो क्रश होगा, कंप्रेस्ड होगा, और अर्ली स्टेज में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफर करना पड़ सकता है। ओके, सो आपके घर में, आपके ऑफिस में फर्नीचर कैसा है, ये काफी कुछ मैटर करता है इस केस का डेवलपमेंट में भी। ओके, एक फैक्टर हो गया। आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। एक टॉपिक डील करते हैं हम लोग, दैट इज द अर्गोनॉमिक्स। सो अर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि आप जहां भी बैठ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आपका वर्क स्टेशन है, उसका लेआउट कैसा है, उसकी डिजाइनिंग कैसी है, उसका हाइट कैसा है, ये सब कुछ हमारे बॉडी पे एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे हमें मल्टीपल टाइप के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से सफर करना पड़ता है। ओके, सो अगर हम अपने मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे, सपोज थाई मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं, तो हम इस केस को काफी हद तक डिलीट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करके भी। ओके, इनकेस सपोज किसी का अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट हो चुका है या लेट स्टेज में भी है, ठीक है, फिर भी हम काफी हद तक मसल्स को स्ट्रांग रख करके अपने ज्वाइंट पेन को हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं या उसको हम कम कर सकते हैं। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नी ज्वाइंट पे, आपको दो साइड हो सकता है, या तो बिटवीन द फीमर एंड द टिबिया कॉमन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगेन स्टार्टिंग बेसिकली वन साइड होता है, या तो आपका ये लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। जिस साइड फिबुला होता है उसको हम ज्वाइंट का लैटरल साइड बोलते हैं, और अंदर वाले भाग को हम मीडियल साइड बोलते हैं। ओके, सो या तो आपका लैटरल साइड का जो है वो पहले अफेक्टेड हो रहा है, या मीडियल साइड का है, या कुछ केस में आपको दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं, 1 by 1 दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पुलिंग इफेक्ट, अगेन यहाँ पे हड्डी थोड़ा बढ़ जाता है और ज्वाइंट स्पेस काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो ज्वाइंट स्पेस कम होगा तो दोनों हड्डी आपस में और टकराएंगे आपस में, तो आपकी जो कड़कड़ की आवाज आती है, मेडिकल में उसको हम लोग क्रेविटस बोलते हैं, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पेन है, स्वेलिंग का लेवल और काफी इंक्रीज कर जाता है। ओके, सेकंड आपका जो साइट होता है दैट इज बिटवीन द पटेला एंड द फीमर बोन।
सो पटेला के नीचे भी आपको एक स्मूथ कार्टिलेज बना होता है, ताकि जब आप नी को बेंड करते हैं, सो दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म, जब आप नी को बेंड करते हैं तो पटेला आपका डाउनवर्ड मूव करता है, जब आप नी को स्ट्रेट करते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे चला आता है। ठीक है, सो पटेला भी आपका एक मूविंग बोन है, तो इसके नीचे भी कार्टिलेज होता है ताकि स्मूथली ये मूव कर सके। अब सपोज इसका भी कार्टिलेज अगर डैमेज हो गया एनी हाउ ड्यू टू मेल पोइजनिंग, ड्यू टू ओवरवेट या ड्यू टू योर एक्टिविटीज, तो उस केस में क्या होगा, ये भी कॉज करेगा यहाँ पे पेन का और स्वेलिंग का। ओके, सो कुछ पेशेंट में सिर्फ फीमर और टिबिया के बीच मिलता है हमें ओए देखने को, कुछ पेशेंट में सिर्फ पटेला जो फेमरल है उसके कैसे मिलता है, इसका नाम कहते हैं पटेलो फेमरल आर्थराइटिस। कुछ कंडीशंस में आपको दोनों साइड पे आर्थराइटिस है, इट मींस यहाँ का भी हड्डी घिस गया है और यहाँ का भी हड्डी घिस गया आपका जो कार्टिलेज है। ठीक है, इस केस में ओवरऑल पेशेंट जो है अपना एक नी पेन बताएगा, उसको उठने बैठने में तकलीफ होगा, अपना डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, उसको सीढ़ी चढ़ने उतरने में काफी तकलीफ होता है, बेड से उतरने और बैठने में काफी तकलीफ होता है। ओके, बाइक में किक नहीं मार सकता है, साइकिल नहीं चला सकता है। ओके, बैठ के आराम से पालथी मार के स्क्वाटिंग पोस्चर में वो अपना कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, सो हमने बताया कि अभी पालथी मार के बैठना, सो पालथी मार के बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बट जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, जब बैठ के आप उठ रहे हैं सो आपके नी ज्वाइंट पे 2 से 3 गुना ज्यादा बॉडी का स्ट्रेस पड़ता है। सो अगर इन केस आप काफी लंबे हैं, आपका हाइट काफी ज्यादा है या आपका वेट काफी ज्यादा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वेट आप अपने नी ज्वाइंट पे डाल रहे हैं। ओके, तो इन दैट केस आप अनजाने में ही अपने नी ज्वाइंट को हर्ट कर रहे हैं और अर्ली स्टेज में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफर कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का मेरा कंसंट्रेशन है कि कैसे इसको हम अपने नी के सराउंडिंग जो भी मसल्स है कैसे इसको स्ट्रांग रख सकते हैं। सो अगेन हम यूज करेंगे आइसोमेट्रिक टेक्निक का। सो आइसोमेट्रिक अगेन 2 शब्द का बना हुआ है, आइसो मीन्स सेम और मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। तो हम ऐसा कुछ एक्सरसाइज करेंगे जहां पे हमारा मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका टेंशन तो राइज करेगा, लेकिन लेंथ में चेंजेस नहीं आएगा, बट अल्टीमेटली जो भी सराउंडिंग मसल्स है वो हमारा स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में काफी हेल्पिंग होगा वो। ओके, सो मैं ट्राई कर रहा हूं कि 1 बाय 1 आपको शो करूं। साथ ही साथ इस केस में बड़ा जो कॉमन मिलता है कि कुछ मसल्स का टाइटनेस हो जाता है, जैसे आपका जो बैक मसल्स है थाई का, दैट इज नोन एज हैमस्ट्रिंग, ये टाइट हो जाते हैं। अगर टाइट हो जाएंगे तो पेशेंट का जो स्टैंडिंग पोस्चर कैसा रहेगा, वो थोड़ा नी को ऐसे बेंड करके खड़े होते हैं, बिकॉज वो सीधा अपने नी को ऐसे स्ट्रेट करके खड़ा होना कैपेबल नहीं है, ये उनका पैटर्न चलने का होता है, तो पेशेंट नॉर्मली ऐसे वॉक करते हैं। तो रीजन क्या है, मसल की शॉर्टनिंग हो गई। इसका होने का रीजन क्या होता है, नी को ओवर बेंड करके बैठना। जैसे आप चेयर पर बैठे हैं तो हमेशा आप नी को ऐसे बेंड करके बैठे हुए, चाहे सोफा पे, चाहे बेड पे या ऑफिस में चेयर बैठे आप हैं। सो जहां 90 से ज्यादा इसको बेंड करके बैठेंगे तो इसको पूरा शॉर्टनिंग होने का मौका मिलता है हैमस्ट्रिंग को। तो एक समय के बाद अगर टाइट हो गया है तो आप नी को कंप्लीट स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो चलने में ये भी आपको पेन करता है। ठीक है, सेकेंड होता है आपका जो बैक मसल्स यहाँ पे होता है, दैट इज नोन एज टेंटो एक्विलिस। तलवा के पास जो बैक साइड मसल्स होता है टेंटो एक्विलिस। सो नॉर्मली जो हमारा फुट का मोशन होता है ऊपर जो हम करते हैं दैट इज नोन एज डॉर्सिफ्लेक्शन, ये लगभग 15 से 20 डिग्री का होता है। जो डाउनवर्ड करते हैं दैट इज नोन एज प्लांटर फ्लेक्शन, ये अबाउट 25 to 30 या 40 डिग्री तक आ सकता है नॉर्मली। तो आपको अपना रेंज को भी चेक करना है कि आपका रेंज नॉर्मल है कि नहीं। इनकेस अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो पहला फैक्टर हो सकता है कि आपका जो बैक मसल्स है दैट इज टेंडो एक्विलिस, ये टाइट हो गया है। सेकेंड फैक्टर, या तो किसी कारण से आपका ज्वाइंट स्टिफ हो गया है तो भी आप ऊपर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अगर मसल्स की टाइटनेस है तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं करते ही। बिकॉज अभी आपका फेज ऐसे भी लॉकडाउन का है, बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो हम लोग का ये पूरा प्रयास है कि घर पे रह के आप नी को हेल्दी रखें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन कर पाए। ओके, सो अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि कैसे हम थाई के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि कैसे आप नी का बेसिकली क्वाड्रिसेप्स को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नी के नीचे, अपने घुटने के नीचे कोई भी एक सॉफ्ट कुशन हो। आपका जो नीचे का बेड है वो हार्ड होना चाहिए, वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी टॉवल को रॉल पे रख सकते हैं या कोई भी पिलो हो गया या कोई भी कुशन आप ले सकते हैं। इसको आपको नी के नीचे रखना है और एक साथ दोनों का नहीं, बारी बारी से दोनों घुटने का अलग अलग करना है। सपोज आपका अफेक्टेड राइट लेग है बट आप ट्राई करें दोनों का करने का, ताकि आपका जो नॉर्मल लेग है हमेशा वो नॉर्मल बना रहे। ओके, सो हम क्या करेंगे,
आपने पिलो रखा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं राइट लेग का, तो आपको घुटना से इसको नीचे ऐसे दबाना है। आपका ये जो बोन है नीचे जाना चाहिए। आप चाहे तो अपने हाथ से फील कर सकते हैं कि आप प्रेशर सही से लगा रहे कि नहीं। इसको दबा के एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, रोक के रखना है और फिर ढीला छोड़ देना है। ठीक है, फिर थोड़ा आप गैप लीजिए, सपोज हाफ मिनट का गैप लीजिए, फिर सेकंड कीजिए। ठीक है, आपने टेंशन फील कर लिया, फिर हाथ को हटा सकते हैं आप हैं। इसको आपको जब भी करना है इसे सिटिंग पोजीशन पर करना। लेट के आप करेंगे तो एक्टिविटी आपका हिप ज्वाइंट का हो जाएगा। ओके, सो नी के लिए ऑलवेज आपको सिटिंग पोजीशन में करना होगा। आप चाहे तो बैक सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। सो अगेन प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एंकल ऊपर जाता है। 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर लूज कर दीजिए। सो फर्स्ट वीक में आप इसको एक साइकिल में 5 से 10 बार कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ लग रहा है, इंप्रूव हो रहा है, आपका पेन कम हो रहा है, आप पर वीक में इसका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। सपोज आपने फर्स्ट वीक में 10 बार किया है, नेक्स्ट वीक आप ट्राई करें 15 करने का, नेक्स्ट वीक ट्राई करें 20 करने का। अगर आप दिन में 1 बार कर रहे हैं तो अगेन ट्राई करें दिन में इसको 2 बार करने का या 3 बार करने का। सुबह, दोपहर, शाम में या रात में आप कर सकते हैं। सर अगर ऑन एन एवरेज आप डेली 50 या 100 टाइम्स कर ले रहे हैं, सो ये आपके लिए नी जॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखने में काफी सफिशिएंट रहेगा। सो एक समय तक हमें 100 के फ्रीक्वेंसी को अचीव करना है, नॉट एट ए टाइम। इसको आप 2, 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज डेली आपको 100 करना है, 25 आपने सुबह किया, 25 आपने दोपहर में किया, 25 आपने शाम में किया और 25 आपने रात में कर लिया। ओके, सो इसमें क्या है कि आपको बाउंडेशन नहीं है, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। जब भी आप फ्री है सो कर लें। ओके, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हो गया, इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम। सो पहले यहां प्रेस कर लेंगे। जब एक में आप मास्टरी हो गए हैं देन सेकंड को अटेम्प्ट कीजिएगा। सो पहले यहां प्रेस कर लेंगे, फिर हम एंकल को ऊपर लेके आएंगे कंप्लीट। तो इसमें क्या होगा, आप नी का भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो एंकल का जो बैक का मसल्स था हमने बताया था कि टेंडर टाइट हो जाता है, उसको भी आप ऐसे ऑटोमेटिक स्ट्रेच कर पा रहे हैं। सो 2 काम एक साथ कर पा रहे हैं आप। बट कुछ पेशेंट मिस्टेक क्या करते हैं, इसको तो उठा लेंगे लेकिन यहां दबाना भूल जाते हैं। तो ऑलवेज पहले इसको आप प्रेस करें, उसके बाद इसमें आपका कंट्रोल हो गया है, मास्टरी कर गए आप हैं, तभी फिर एंकल को ऊपर लाने की कोशिश करें आप सेकेंड स्टेज में। ओके, तो सपोज आपको 10 करना है तो पहले साइकिल में 5 करें, फिर आप 1 मिनट का रेस्ट लें इन बिटवीन और अगेन 5 बार करें। सो बारी बारी से आप दोनों लेग का एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, सेकंड हो गया। अब इसको आप चाहें तो थाई के लिए करना है तो आप लेट के कर सकते हैं। आप ऐसा लेट जाएं। अब यहां पे आपको जो थाई का बैक पोर्शन है यहां से प्रेस करना है। इससे आपका जो ग्लूटियल मैक्सिमस मसल्स होता है बैक का, जो भी आपको थाई को बैक लेके जाता है, वो स्ट्रांग होगा। वही काम करना सेम आपको अगेन। अब इसको आपको थाई से प्रेस करना है लाइक दिस। पहले में आपने नी से प्रेस किया था, अब आपको यहां पे थाई से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अगेन 5 सेकंड के लिए रोक के रखना है, फिर लूज कर देना है। आप चाहें तो थोड़ा इसको और पोज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, इसको भी सेम फर्स्ट वीक फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे और ग्रेजुअली हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हो गया जो थाई का आपका जो अंदर वाला भाग है, अंदर जो मीडियल पार्ट आपका है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उसके लिए आप एक पिलो को लगा सकते हैं दोनों थाई के बीच में, और इस केस में आप दोनों थाई का एक साथ कर सकते हैं। पिलो रख करके आप दोनों को एक साथ हॉरिजॉन्टली, इसको आपको अपने लेग को रॉन्ग नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे पास नजदीक लाएंगे हम सैंडविच की तरह। इसको ला करके हम बस पिलो को प्रेस कर देंगे। ओके, 5 सेकंड हो गया, फिर लूज कर देंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर लूज कर देंगे। ओके, सिमिलरली अगर बाहर के लिए करना है तो अपने हाथ से इसको रोक सकते हैं, बाहर रख के इसको आप धक्का देंगे बाहर की तरफ, ऐसा धक्का देंगे। या फिर कहीं बेड पे आप जो दीवार का साइड में पिलो रख सकते हैं, या सोफा है तो वहां पे साइड में पिलो रख दें और उसको ऐसे बाहर की तरफ धक्का देंगे आप। इससे क्या होगा, जो थाई के बाहर के साइड के मसल्स है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, हील के पास रखना। एक अगेन सॉफ्ट टॉवेल या कोई भी क्वेश्चन आप हील के पास रखेंगे। ये आपको यहां अगेन डायरेक्शन जो होगा हील को कंप्लीटली ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करना आपको है। आपको लेट जाना है और ऐसे हील से इसको दबाना है, नी से नहीं हील से। आपका नी स्ट्रेट रहना चाहिए और इसको हील से आप प्रेस कर रहे हैं। इसमें एट ए टाइम आपका जो हैमस्ट्रिंग्स है और ग्लूटियल मसल्स है दोनों एक साथ आपका स्ट्रांग होता है। अगेन 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर लूज कर देंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर लूज कर देंगे। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बैक मसल्स टाइट हो गया है टेंडोन तो कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। लोग नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं, आपके पंजे का बेसिकली ये 4 मूवमेंट होता है, ऊपर जाना, नीचे जाना, अंदर जाना और बाहर जाना। इसको हम कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन, नीचे वाले को प्लांटर फ्लेक्शन, अंदर वाले को इन्वर्जन और बाहर वाले को इवर्जन। ठीक है, तो ऊपर नीचे करने में लोग मिस्टेक क्या करते हैं, यहां से लोग नीचे तो लेके जाते हैं बट इसको बीच में लाके छोड़ देते हैं और समझते हैं कि हमने ऊपर वाला एक्सरसाइज कर लिया। तो यहाँ पे नॉर्मली सारे पेशेंट मिस्टेक करते हैं। तो ये ऊपर का आपका जो 15 से 20 डिग्री का रेंज है वो सेपरेट होता है, तो आप न्यूट्रल से आपको ऊपर लाना चाहिए। सो आप फील कर सकते हैं, आपको अगर टाइट होगा तो आपको बैक साइड में काफ मसल्स में काफी इंटेंस पेन लगेगा आपको। तो ये सजेस्ट करता है कि आपका जो बैक मसल्स है वो टाइट हो गया है, जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं घर में किसी भी बेडशीट से या टॉवल से। इसको आप ऐसे यहां पे एंकर करेंगे, फंसाएंगे। ठीक है, और इसको अपने हाथ से आप जितना आपका एक्टिवली पंजा ऊपर जा रहा है ले जाएं और जो फर्दर मूवमेंट होगा वो आप टॉवल से इसको स्ट्रेच करके मेंटेन कर सकते हैं। अगर ज्यादा पेनफुल नहीं है तो इसको एटलीस्ट आप 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, मेंटेन कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अगर पेनफुल ज्यादा है तो स्टार्टिंग में ½ मिनट के लिए मेंटेन कीजिए और फिर लूज कर दीजिए। तो ऐसा आप पूरे दिन में 2 से 3 बार पर साइकिल कर सकते हैं। इसको आपको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया हमने तो आपका पेन और बढ़ जाएगा इस केस में। ओके, सो एक बिल्कुल जेंटल स्ट्रेचिंग करना है, जहां तक ऊपर जा रहा है पंजा उसको रखेंगे और हल्का सा उसको हम ट्राई करेंगे रेंज को और इंप्रूव करने का। ओके, नेक्स्ट आप चाहें तो इस तरह का जो स्टेपर होगा, घर में आपकी सीढ़ियां होगी, आप इस तरह की सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए। तो आपको करना क्या है, सपोज इधर का टाइट अगर होगा आपको खड़ा ऐसे होना है, मैक्सिमम वेट आपका बैक साइड जाना चाहिए, आप खड़े रहेंगे बैलेंस मेंटेन करके और वेट को पीछे की तरफ डालने की कोशिश करेंगे। सो आपके वेट पे आपका जो टेंडो एक्विलिस मसल्स टाइट हो गया है वो ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आप कहीं वेट पर इस तरह से भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग। सपोज राइट साइड का है, आप बैठ गए हैं इस तरह से और अपना बॉडी वेट डाल रहे हैं, तो यहां पे आपका रेसिप्रोकल जो है डॉर्सिफ्लेक्शन होता है, तो प्लांटर जो आपका मसल्स है ये टेंडो एक्विलिस को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। लेकिन आपको नी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना, इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि नी का पेन बढ़ जाएगा फिर आपका। सो हल्का बस बॉडी वेट को हम ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहां पे अगेन कुछ ऑब्जेक्ट दे दें, थोड़ा सा हाइट बढ़ जाएगा इसका। ओके, तो इस केस में आप ज्यादा स्ट्रेच कर पाएंगे। इसको आप नीचे चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिया। नेक्स्ट कैसे हम हैमस्ट्रिंग मसल्स का ऑटो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सो जो भी आपके हाइट का जो भी टेबल है या बेड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने लेग को ऐसा लेके जाना है। सो आपको देखना है जो टेबल का हाइट हो, आपके जो वेस्ट है, कमर है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसको ऐसे रखेंगे और दूसरे हाथ से ट्राई करेंगे इसको टच करने का। तो ये आपका ऑटो स्ट्रेचिंग टेक्निक है हैमस्ट्रिंग मसल्स का। तो जितना आपका मसल्स स्मूथ रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, उतना आपका नी जॉइंट हेल्दी रहेगा, उस पर स्ट्रेस कम आएगा। ओके,
So I think this is sufficient for today's session. So उम्मीद है कि आप जितने मैंने टिप्स आपको बताए हैं उसको आप फॉलो करेंगे और अपने नी ज्वाइंट को आप हेल्दी रखेंगे, ताकि लंबे समय तक आपका नी ज्वाइंट आपको अपने डेली के एक्टिविटीज में सपोर्ट कर पाए, आपको पेन ना हो, आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके, अगर पेन ज्यादा हो रहा है तो कुछ लोग आपको नी कैप का सपोर्ट करते हैं या स्वेलिंग है तो उस केस में आप नी कैप लगा सकते हैं। ओके, तो किसी का कैसा भी केस अगर है आप ट्राई करें सारे एक्सरसाइज को, तो नेचुरली कुछ ना कुछ आपका जो है पेन में रिलीफ मिलेगा और आप नी ज्वाइंट को आप स्ट्रॉन्गर फील करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर मैंने कुछ अच्छा बताया आपको है तो इसको जरूर लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और बाकी लोग को इसके बारे में बताएं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके कोलिग्स है या सोसाइटी में जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको भी अपना नॉलेज शेयर करें ताकि वो भी अपने नी के लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सके और एक हेल्दी लाइफ को वो रिगेन कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके, थैंक यू।